सोमपुर गांव में अमीर सेठों की कोई कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक बड़ा सेठ, ऊंची हवेलियां, भारी दौलत, लेकिन दिल इतनी छोटे कि मजदूर की पूरी मजदूरी तक हजम कर जाते थे। दिन भर मजदूर खेतों में खून पसीना बहाते और शाम होते ही सेठों की जुबान से सिर्फ हुक्म निकलता। अगर कोई मजदूर हिम्मत करके अपनी मजदूरी मांग लेता तो जवाब पैसों से नहीं, डंडों और गुंडों से दिया जाता। उनकी तानाशाही इतनी बढ़ चुकी थी कि डर के मारे कोई भी उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। पूरा गांव बस डर के साए में जी रहा था, चुप, सहमा हुआ, टूटा हुआ। लेकिन इन सेठों को क्या पता था कि आने वाले दिनों में उनकी इसी जुल्म का हिसाब लिखा जा चुका है। अरे जल्दी जल्दी चलो, देर ना हो जाए। हाँ, अगर देर हो गई तो वो सेठ बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। अरे तुम तीनों इतनी देर से यहाँ काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? वो सेठ जी, आज बस थोड़ी देर हो गई। अच्छा, अब सफाई भी दोगे? चलो जल्दी जल्दी काम पर लगो। अरे बस करो भाइयों, घर नहीं चलना क्या तुम्हें? आज की मजदूरी हो गई। देख भाई रामू, मजदूरी तू ही लेकर आ सेठ से। हम नहीं जाएंगे इसके पास, हमें इससे डर लगता है। अरे कुछ नहीं कहेगा सेठ, अब काम कराया है तो मजदूरी तो देगा ही ना। क्यों रामू, भूल गया क्या तू? कल उसने हरिया के साथ क्या किया था? उसने जरा सा ही तो बोला था कि मालिक मजदूरी कम है, और इसने हरिया को अपने गुंडों से पिटवा दिया था। ना बाबा ना, तू ही जा। अच्छा चल, मेरे साथ तो चल, पीछे ही खड़े रहना। तू कहता है तो चल। मालिक, आज का काम हो गया है, हमारी मजदूरी दे दो। जा मुनीम से ले ले। मुनीम जी, इसको 500 रुपये दे दो। लेकिन मालिक, बात तो 2000 की हुई थी। अबे तू बताएगा हमें कि कितने की बात हुई थी? चला जा यहाँ से। कभी तुझे 2000 ही तू। मालिक, ये तो नाइंसाफी है। जब बात 2000 की हुई थी तो उतने ही दो ना। अब जा, चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना मिले तुझे। जो मिल रहा है उसे ले और निकल यहाँ से। और हाँ, कल भी काम पर आ जाना। लेकिन मालिक, ये तो बहुत कम है। इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बाल बच्चों का क्या होगा मालिक? अरे तेरे बाल बच्चों की जिम्मेदारी मैंने दे रखी है क्या? जो मिल रहा है बोलिए और निकल। रामू डर के मारे मुनीम से 500 रुपए लेकर निकल जाता है। यार, ये तो सेठ की सरासर बेईमानी है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं? सेठ के खिलाफ गए तो अपने गुंडों से पिटवा देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना भाइयों, तो एक दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? किसी न किसी को तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। भाई रामू तू सही कह रहा है, लेकिन वो सेठ इतना ताकतवर है कि उसके सामने मुंह खोलना भी आसान नहीं। डर डर कर जीना भी तो जीना नहीं होता। नहीं भाई, अब ज्यादा मत सोच, यही मान ले कि यही हमारी किस्मत है। इतना कहकर रामू के दोस्त धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। पीछे रह जाता है सिर्फ रामू और उसके मन में उठता तूफान। रामू सोच में डूबा खड़ा रहता है। अब किया क्या जाए? कब तक यूं ही जुल्म सहते रहें? तभी उसकी नजर गांव की चौपाल पर पड़ती है। वहां पर मास्टर जी बैठे हुए थे, जो बच्चों को रॉबिन हुड की कहानी सुना रहे थे। रामू उनकी कहानी को बड़े ध्यान से सुनने लगता है। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी हुआ करता था जिसे दुनिया रॉबिन हुड के नाम से जानती थी। वो अमीर नहीं था, ना ही किसी राजा का बेटा। लेकिन जब उसने देखा कि बड़े बड़े सेठ गरीबों का हक मार रहे हैं, मजदूरों का खून चूस रहे हैं, तो उसका दिल चुप नहीं बैठ पाया। फिर मास्टर जी, उसने क्या किया? वो रात के अंधेरे में सेठों के घरों में जाता, उनकी तिजोरियों से धन निकालता और सुबह होने से पहले वो सारा धन गरीबों और बेसहारा लोगों में बांट पेता। तो क्या सेठों ने उसे पकड़ा नहीं? बहुत कोशिश की उन्होंने, जाल बिछाए, पहरे बढ़ाए, लेकिन इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता बच्चों। रामू दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। हर शब्द उसके दिल में उतरता चला जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सवाल था, और उसी सवाल में छुपा था एक नए रास्ते का जवाब। शायद सोमनपुर को भी अपने रॉबिन हुड की जरूरत थी। रामू घर जाकर देर रात तक इसी बात के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसके दिल ने एक सख्त फैसला कर लिया। अब वो चुप नहीं बैठेगा,
उस रात रामू ने कसम खाई कि वो इस गांव के लिए रॉबिन हुड बनेगा और फिर बिना किसी को बताए अंधेरी रात में रामू सेठ के घर की ओर निकल पड़ा, दिल में चोरी का इरादा नहीं बल्कि इंसाफ की आग जलाए हुए। रात के करीब 12 बजे वो सेठ के घर के अंदर घुसा। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। अंदर जाकर उसने देखा कि सेठ घोड़े बेचकर सो रहा है। उसने बिना कोई आवाज किए तिजोरी का दरवाजा खोला। तिजोरी के अंदर नोटों के ढेर और चमकते हुए हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। उसने एक एक कर सबको बैग में भर लिया। जाते जाते उसने तिजोरी के पास एक कागज का नोट रखा जिस पर साफ साफ लिखा था रॉबिन हुड। इसके बाद रामू ने उन पैसों को चौपाल में एक पेड़ के नीचे रख दिया और वहां भी एक नोट छोड़ दिया। नोट में लिखा था, ये पैसे आज से गांव वालों के हैं, इसे आपस में बांट लो। नीचे उसका नाम लिखा था रॉबिन हुड। अगले दिन चौपाल पर भीड़ लग गई। सभी लोग हैरान थे। सब सोचने लगे कि ये रॉबिन हुड कौन है जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने भी ये किया है वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हम उसका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों ने उन पैसों को आपस में बांट लिया। उधर जब सेठ उठा तो उसने देखा कि उसकी तिजोरी खाली है। उसने अपने गार्ड्स को बुलाया। तनिया, मनिया, जल्दी आओ, ये देखो चोरी हो गई। कहाँ मर गए थे तुम सब? गार्ड्स भागते हुए आए। अरे चोरी हो गई और तुम लोग कहाँ थे? सो रहे थे क्या? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? सेठ जोर जोर से अपने गार्ड्स पर चिल्लाने लगा। चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई। अगली रात फिर से किसी और सेठ के घर चोरी हुई और माल को उसने फिर से चौपाल में रख दिया। गांव वालों ने एक बार फिर रॉबिन हुड का धन्यवाद किया। अब ये चोरियां रोज होने लगी। अब उधर सेठों की एक मीटिंग बैठी। लगता है कोई है जो हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? अरे कोई रॉबिन हुड है जो ये सब कर रहा है। हमारे यहाँ चोरी करके गांव वालों में बांट रहा है। अगर इसका अभी कुछ नहीं किया गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये कोई गांव का ही आदमी है जो ये सब कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस बार हम कुछ जाल बिछाएंगे जिससे वो आए और हमारे जाल में फंस जाए। सेठों ने अपनी योजना तैयार कर ली और आज रात के लिए सतर्क हो गए। रात होते ही सभी सेठ अपने अपने घर के बाहर छुप गए और रॉबिन हुड के आने का इंतजार करने लगे। रात के करीब 12 बजे रॉबिन हुड हवेली में घुसा और चोरी करके बाहर आ गया। तभी सेठों ने उसे घेर लिया। अपने आप को घेरा देखकर रॉबिन हुड ने धुआं कर दिया और इसी धुएं के सहारे वो वहां से भाग निकला। इसके बाद सेठों ने रॉबिन हुड को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। थक हारकर उन्होंने चुपचाप जाकर रॉबिन हुड से माफी मांगी और आज के बाद गरीबों का हक न मारने की कसम खाई। उसके बाद से गांव में चोरी रुक गई। अब मजदूरों को उनकी मजदूरी सही ढंग से मिलने लगी। रॉबिन हुड ने अपनी बहादुरी से सब कुछ ठीक कर दिया और ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार रॉबिन हुड था कौन।